हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस के लिहाज से, सिलेबस है ना किसी के सामने? करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक थर्मल पोल्यूशन होना चाहिए। देखिए ऐसा ही है कि नहीं? ओके सर, मैं देखती हूँ। जी चेक कीजिए जरा। यस सर, थर्मल पोल्यूशन। चलिए ठीक हो गया। अब टॉपिक तो इकोलॉजी का है, लेकिन जहाँ भी हम बैठे हुए हैं यानी पाकिस्तान, आपको मालूम है कि पाकिस्तान बहुत गर्म मुल्क है। यहाँ तो हर तरफ गर्मी ही गर्मी, साल में 9 महीने गर्मी रहती है और सर्दी ज़रा कम कम ही आती होती है। अब जो पहले ही गर्म हो वहाँ पे जब सोने पे सुहागा हो जाए तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी हम देखते हैं जी ये थर्मल क्वेश्चन क्या है, ये क्या कर रही है, इसके नुकसान क्या हैं, इंसान, जानवर, हमारा माहौल, बाकी सब चीज़ें इससे किस तरह से मुतासर हो रही हैं, हमें इन सब चीज़ों को देखना। फिजिक्स का टॉपिक है, टॉपिक बड़ा अहम है, बड़ा मशहूर व मारूफ है। लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ये फिजिक्स लॉ केमिस्ट्री में भी है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बताएगा जी क्या चीज़ है, व्हाट इज लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में है, इसका बहुत करीबी कंसर्न है जी। कोई जवाब नहीं Random देना। distribution of heat. दोबारा बोल रहे हैं? Sir, random distribution of heat. Entropy. रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। नहीं, जवाब क्लियर होना चाहिए ना, ये तो कुछ भी आपने जो बताया है वो तो कोई खास स्टेटमेंट नहीं है। मैंने हिंट भी दिया है कि इसका ताल्लुक थर्मोडायनामिक्स के साथ है, और थर्मोडायनामिक्स बेसिकली फिजिक्स या उसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री का भी टॉपिक है जी। और कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा बोलिएगा। क्वेश्चन था कि क्या आप मैंने जो पूरा स्टेटमेंट बोला था वो था व्हाट इज लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, चूंकि थर्मोडायनामिक्स जिसका भी हिस्सा है और फिजिकल केमिस्ट्री का भी हिस्सा है, बेसिकली इसका ताल्लुक उसके साथ है। और इसका ताल्लुक लाइफ के साथ भी है, चूंकि लाइफ के साथ जो लॉज इस लाइफ को डील करते हैं उन सब का ताल्लुक थर्मोडायनामिक्स के साथ है, और ज़ाहिर है कि जानदारों पे भी ये इन्वॉल्व होती है। अगर हम इसको आगे जाने, लेकिन मैंने सिर्फ एक टॉपिक आपसे पूछा है जो आपने पढ़ा होगा। मैंने जिस लिहाज से पूछा है उसकी तरफ से कोई जॉब, प्रॉपर जॉब नहीं आ रहा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अपना खुद चेक कर जी। कक्षा सर, जो इंट्रोपी है ना, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है और इसमें ये है कि जब भी कोई सिस्टम इन्वायरमेंट में वर्क करता है तो वो अपनी जो एक्स्ट्रा हीट है ना वो इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। जब वो हीट इन्वायरमेंट में जाएगी तो वो डिसऑर्डर क्रिएट करेगी, यानी रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। तो यही था जी बिल्कुल। अब डिफरेंस ये है कि कक्षा ने प्रॉपर उसको मुकम्मल तारफ और डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ उसको बयान किया है। कोई भी चीज़ बयान करनी होती है उसको प्रॉपर बयान करते होते हैं। इंतहाई जो है एक जनरल सा स्टेटमेंट दे देना जो कि क्लियर ना कर रहा हो कि क्या चीज़ है। कक्षा तो जवाब बिल्कुल ठीक है जी, कक्षा ने जो कहा है। अब इसी को हमने सामने रखना है कि इस चीज़ का क्या ताल्लुक है इकोलॉजी के साथ और हमारे साथ और इंसानों के साथ। हम इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस करें। पहली मिसाल मैं दे रहा हूँ जी। आपको मालूम है कि आप शहरों में रहते हैं। पाकिस्तान में लोग देहातों से निकल रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, शहर बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। कराची और लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी वगैरह बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। इवन आप अपने शहर में, जो पाकिस्तान का 20वां बड़ा शहर है, किसी दिन आजकल दोपहर के वक्त ठीक 12 बजे किसी भी सड़क पे खड़े हो जाएं जो मेन रोड है, लाहौर से उधर रोड, और फिर देखें वहाँ 5 मिनट खड़े होने के बाद आप क्या महसूस करते हैं जी? किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कभी ऐसा? लाहौर से उधर रोड सिटी के अंदर खड़े होकर देखा हो गर्मी के मौसम में दिन के वक्त, क्या महसूस होता है जी? पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी को, किसी की नज़र से गुजरा हो ये एक्सपेरिमेंट?
सर एक तो सड़क से कुछ वो धुआं टाइप या फिर वो वेस्ट टाइप जो ना वो निकलती नजर आती हैं, और अगर अपने ऊपर करें एक्सपीरियंस तो फिर वो सारी घूम जाता है इतनी गर्मियों में। जी ठीक है जी, आमना का जवाब दुरुस्त है। और मैं यही चाहता हूँ कि क्लास में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो कुछ आप देखते हैं, नोट करते हैं, उसको शेयर किया करें। वेरी गुड, आमना ने आज जवाब देना शुरू किए हैं और सही पार्टिसिपेशन है इसके। चलें, वह हम नोट कीजिए कि एक छोटा सा शहर, जो कि लाहौर के मुकाबले में तो शिफ्रा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा शहर जिसकी आबादी जस्ट 5-6 लाख के करीब है, वहाँ पे मेन रोड के ऊपर दिन के वक्त अगर आप खड़े हों तो आपको महसूस होगा कि शायद ये तंदूर से गर्म हवा आ रही है। क्योंकि एक तो ऊपर से धूप, सूरज की गर्मी 42-43 की रेंज में टेम्परेचर सूरज की वजह से है। उसके बाद जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, सड़कें तंग हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इंतहाई बेहंगम है, कोई सर पैर नहीं है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो गाड़ी खड़ी करके घी करना शुरू कर देता है और उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है। अब मैंने तो छोटे शहर की मिसाल दी है, लाहौर में चले जाएँ तो क्या हाल होगा ये खुद सोच लीजिए। जहाँ पे जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। और इसका ताल्लुक हम किसी और जगह पे पीछे भी पढ़ चुके हुए हैं कि जब किसी शहर में ऐसे हीट ज़्यादा पैदा होती है तो उससे कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। वहाँ पे सफोकेशंस और हवा की स्टैग्नेशन और उसके बाद हेज़ और कुछ जो हमने पढ़े थे जब एयर पोल्यूशन की बात हो रही थी, इसका ताल्लुक था जिसमें पैन का फॉर्मेशन, फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन, ये सब कुछ होता है। इसका मतलब है कि ये खाली हीट ही नहीं है, बल्कि इससे बहुत सी और प्रॉब्लम रिलेटेड हैं, जो इंसानों को, एनिमल्स को और ओवरऑल पूरी एनवायरनमेंट को तबाह करती हैं। मैंने नंबर 1 पे शहरों के हवाले से बात की। अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे जी, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को असूली तौर पर शहरों से दूर होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल इकोलॉजी का है, इंडस्ट्री शहरों में नहीं बल्कि शहरों से बाहर होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद जैसा छोटा-सा एक टाउन कहना चाहिए। ये मैंने जो चंद नाम लिए हैं, यहाँ पे शहरों के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। मैं अब अपने शहर की मिसाल देता हूँ, हमारी गल्ला मंडी के अंदर वो इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री क्योंकि नेचर का ही काम है, वहाँ पे संदूक और पेटियाँ तैयार होते हैं। अगर आप वहाँ चले जाएँ, तो वहाँ पे ठका-ठक वो कम से कम कोई 40-50 दुकानें हैं और वो हथौड़े मार-मार के चादरों को चेंज कर रहे होते हैं, तो वो लगता है जैसे जंग लगी हुई है और उसमें फायरिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ शोर की आवाज़ होती है। यानी और प्लस जो बाकी पोल्यूशन अपनी जगह पे है। बहरहाल दोबारा याद रखिएगा कि फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्री को, ख़्वाह वो छोटे पैमाने पे हो, बड़े पैमाने पे हो, कैसे भी हो, उसको किसी भी सूरत में रेज़िडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए। रेज़िडेंशियल एरियाज़ बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, कमर्शियल एरियाज़ अलहदा होने चाहिए और इंडस्ट्रियल एरियाज़ अलहदा होने चाहिए। जब आप सारा कुछ कर देंगे तो फिर वही कुछ होगा जो कराची और लाहौर के साथ हो रहा है और बाकी शहरों के साथ भी जहाँ-जहाँ भी ऐसा है, वहाँ भी यही कुछ ही प्रॉब्लम्स का बायस बन गया है। आपने सी-पैक का नाम सुना है, ऐसे ही मोटरवे के नाम से आप वाक़िफ़ हैं, देखी भी हुई है। असूलन होना ये चाहिए कि जहाँ-जहाँ से सी-पैक रोड गुज़र रही है या जहाँ से मोटरवे गुज़र रही है, इससे दोनों साइड पे तकरीबन 8-10 किलोमीटर के फासले पे इंडस्ट्रीज़ कायम करें और उनको लिंक रोड दे दें कि वो बड़े आराम के साथ मोटरवे के साथ लिंक हो जाएँ। अगर आप ऐसा कर देंगे तो कोई भी ना तो शहर मुतासिर होगा, ना और क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री है उसके आस-पास जब देहाती इलाका होगा, तो वो देहाती इलाके के मौजूद जो दरख़्त हैं ख़ास तौर पर, पोल्यूशन को कम करने में मदद देते हैं और वो बड़े मरकज़ नहीं बनेंगे पोल्यूशन के जिनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। बहरहाल ये था जी इंडस्ट्री के हवाले से। इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है मुख्तलिफ चूँकि वहाँ पे बहुत से काम हो रहे होते हैं, बहुत सी मशीनें काम कर रही होती है। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान में इस वक़्त जो ये है पावर प्लांट्स में, असूली तौर पर हमारे पास अल्लाह ताला ने जो बहुत बड़ी नेमत दी थी जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। वो तो हम नहीं लगा रहे हैं, काला बाग डैम हम नहीं बना रहे हैं और उसके मुकाबले में हम का मतलब है हमारी गवर्नमेंट्स, और ये गवर्नमेंट कौन सी हैं, ये आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें पता चल जाएगा। वो कौन सी माहौल दुश्मन गवर्नमेंट थी जिन्होंने
ये वाले मुआहदे किए थे, इंतहाई महंगे मुआहदे IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ, तो सब लोग फर्नेस ऑयल को जला के बिजली पैदा कर रहे हैं और बहुत महंगी बिजली, बहुत महंगे दामों दे रहे हैं। कहाँ एक दौर था कि अगर कालाबा डैम अब से 40 साल पहले बन जाता तो 10 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है, लेकिन ये 25 रुपए पर यूनिट, 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली पैदा हो रही है। इसको बतौर ये भी रुपीस में नहीं बल्कि ये इसकी जो पेमेंट है वो सेंट्स या डॉलर्स में करनी पड़ती है, इसलिए वो और ज़्यादा महंगी हमें लगती है। बहरहाल ये पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हीट पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में तो बहुत छोटे छोटे 2 पावर प्लांट हैं, लेकिन दुनिया में जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ से भी बहुत सी हीट निकलती है और वो हीट पानी के ज़रिए, क्योंकि वो वहाँ से वाटर गुजारते हैं और फिर उसको एनवायरनमेंट में डिसिपेट करते हैं, जिससे मज़ीद कुछ खतरात लाक होते हैं एनवायरनमेंट को। मैंने जो ज़्यादा बड़े सोर्सेज हैं उनका जिक्र तो कर दिया। अब कुछ और पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड हैं थर्मल पोल्यूशन के हवाले से। याद रखिए कि छोटे पैमाने पे भी, इवन आप अपने घर की बात कर लें, घर के अंदर फर्ज कीजिए आपने AC लगाया हुआ है, फ्रिज, मेजॉरिटी लोग अपने फ्रिज को किचन में रखते हैं। अब गौर कीजिए कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या किचन में फ्रिज होना चाहिए पहले? सर किचन में फ्रिज नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी नहीं होना लोग, चाहिए। मेजॉरिटी लोगों के घरों में फ्रिज किचन में होता है, होना चाहिए कि नहीं? नो नो सर, कहाँ होना चाहिए? लाउंज में जी, या याद खुली रखिए जगह कि पे। जो है फ्रिज को खुली जगह पे होना चाहिए। अब किचन पहले ही गर्म होता है, किचन में जब कुकिंग होती है तो वो तो हमारे यहाँ किचन आमतौर पे छोटे होते हैं, छतें नीची होती हैं और एग्जॉस्ट प्रॉपर नहीं होते चनाचे किचन बहुत हीट अप हो जाते हैं। जो उन लोगों के लिए, ज़ाहिर फीमेल्स काम करती हैं किचन में आमतौर पर, उनके लिए खासा ज़्यादा नुकसान का बायस है वो वाला किचन। और ऐसे ही जब वहाँ पे आप फ्रिज रख देंगे तो फ्रिज और हीट पैदा करेगा, उसको और गर्म कर देगा। इसको तो बिल्कुल ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ इसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रही हो और बाहर की तरफ उसका रुख हो, ताकि हीट जो वहाँ से बाहर निकल जाए, घर के अंदर ना फैले। पहले मैंने जस्ट एग्जाम्पल दी है इसकी। ऐसे ही चूँकि वो लोग जो AC इस्तेमाल करते हैं, AC के जो आउटडोर यूनिट्स होते हैं वो भी हीट खारिज कर रहे होते हैं, वो भी अगर घर के अंदर है कहीं पे तो वो भी घर को अगर ओपन जगह पे हो, अगर इसके करीब ऊपर साया हो और बाहर अगर दरख्तों का साया वगैरह मौजूद हो तो वो दरख्त उस हीट को कुछ हद तक डिसिपेट करने में दे सकते हैं, ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें भी हीट का बायस बन रही हैं। ऐसे ही अगर फर्ज की जब किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बहुत से कंप्यूटर या जैसे लैब है, फर्ज कीजिए कंप्यूटर लैब है कॉलेज में, वहाँ बहुत से जब कंप्यूटर चल रहे हों तो वो कंप्यूटर भी बहुत से हीट पैदा कर रहे होते हैं। जिस जगह पे मशीन्स हैं, मिसाल के तौर पे घरों में वॉशिंग मशीन्स हैं, कोई भी मशीन चल रही है, हर वो चीज़ हीट पैदा कर रही होती है और ये हीट कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके साथ हमने एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग का। हम ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में पहले पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रीज से जो मुख्तलिफ गैसें निकलती हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अलावा सल्फर नाइट्रिक ऑक्साइड भी शामिल हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ये इंटर रिलेटेड है और इसका रिजल्ट ज़मीन पर टेम्परेचर में इजाफे की सूरत में निकलता है। इसके इफेक्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, वो अपने सारे के सारे यहाँ पे याद रखने हैं, ऐड अप कर रहे हैं। याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हम चूँकि पहले पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करूँगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको दोबारा वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके जो बाकी फैक्ट्स हैं जो जानदारों पे हो रहे हैं, फर्ज कीजिए आपने गर्म पानी फैक्ट्री से निकाला और एक सेम में या नहर में या दरिया में डाल दिया। उस गर्म पानी से एक्वाटिक लाइफ बहुत बुरी तरीके से मुतासर होगी। आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगर लार्ज वाटर बॉडी हो तो काफ़ी हद तक अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है, लेकिन जब आप उसमें अचानक गर्म पानी डाल देंगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा और ख़ास तौर पर वो तमाम जानदार और उनके बच्चे, बच्चों का तो होता है अंडे, लार्वे वगैरह,
जीनल सीरीज जो कि ज़्यादा मुतासर होते हैं किसी भी चेंज से, वो बहुत बुरे तरीके से तबाह हो जाते हैं। ये था जी स्पेसिफिक। और ऐसे ही इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन वगैरह, वो भी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और डैमेज हो जाएंगे। पूरा आपका पूरे का पूरा इकोसिस्टम ही डैमेज हो जाएगा जब ऐसा हो। ये था जी जानदारों के ऊपर इसके इफेक्ट्स। ऐसे ही ज़मीन के ऊपर भी इवन जो प्लांट्स हैं वो भी, जहाँ पे हीट करीब हो, आपने नोट किया होगा, जहाँ हीट होती है वहाँ ड्राइनेस हो जाती है, और जहाँ ड्राइनेस होगी, बारिश कम होगी, वहाँ पे मज़ीद एनवायरनमेंट और ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। और इसका जो आसान तरीन हल होता है वो यही होता है कि जहाँ भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ से हीट निकल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की जाए, बहुत ज़्यादा दरख्त लगाया जाए। प्लांटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रीज़ होते हैं। ट्रीज़ ज़्यादा सख्त होते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता। जहाँ पे आप ग्रासेस या छोटे प्लांट लगाते हैं, फर्ज कीजिए हम बात करते हैं जावा स्ट्री की। जावा स्ट्री में दोनों से हैं, दरख्त भी हैं, लेकिन वहाँ पे नीचे ग्रीनरी, ग्रासी प्लांट्स, और अब वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उन चीज़ों को वाटरिंग करने में और गार्डनिंग में। अगर सिर्फ दरख्त लगाए गए हों तो उनकी मेंटेनेंस पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। अब ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी हमाकत है कि बहुत से पैसे, याद रखिएगा कि किसी भी गरीब मुल्क में प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और इस प्लानिंग को इकोलॉजी के रेफरेंस से हमें देखना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जो सारा काम कर्जा लेके कर रहा है। अब कर्जा लेके जरा बड़े खूबसूरत, अब आप लाहौर एंटर होते हैं, लाहौर एंटर होते ही आपको जहाँ से ये सबका नाम बंद रोड था और अब गालमन रिंग रोड के नाम से है, वहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुए हैं, बहुत खूबसूरत ग्रासें लगाई हुई हैं, फुव्वारे चल रहे हैं और उसको दे रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते, क्योंकि आप तो भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो अर्न करते हैं और टैक्स देते हैं, उनको पता चलता है कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं। और पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ टैक्स देने वाले को कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। ये हमारे आइन में लिखा हुआ है, ये हमारा वही आइन है जिसके बारे में हबीब जालिब ने वाल में कुछ कहा था। नेट के ऊपर शेर बड़े मशहूर मारूफ हैं और लिखे गए थे किसी पार्टी के खिलाफ। उसी पार्टी के एक लीडर उसके नज़मों को बड़े शौक से गा के सुना रहे होते हैं अपने सियासी जलसों में। जी, जो बात कॉलेज से शुरू हुई थी कि याद रखिए कि अगर मुल्क गरीब है तो इस तरह के अयाशाना मंसूबे बनाने की बजाय सिर्फ दरख्त लगाएं। दरख्तों के उगाने में कुछ भी खर्च नहीं होता, बीज बड़े आराम से मिल जाते हैं। दरख्त एक बार उगना शुरू हो जाए तो वो अपने आप को खुद मेंटेन कर लेता है, उसके लिए किसी एक्स्ट्रा बंदे या पैसे या पानी की जरूरत नहीं होती है, वो सारा कुछ खुद मैनेज कर लेता है। ये बेस्ट कंट्रोल है कि हम माहौल को साफ रख सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और उसमें हीट पोल्यूशन भी शामिल है। जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज हैं, उसके आसपास बहुत हैवी जो है वो ग्रीन बेल्ट्स होनी चाहिए, और ग्रीन बेल्ट ट्रीज वाली होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो लोगों ने यानी मुख्तलिफ इदारों ने बनाई हुई हैं ग्रीन बेल्ट्स, वो पैसे खाने वाली मशीनें हैं, वो ग्रीन बेल्ट्स का असल काम नहीं कर रही। दरख्त मेन चीज़ होती है। और अगर बरगद के दरख्त लगा दिए जाएँ, बरगद जब डेवलप होता है तो खासी दूर तक फैल जाते हैं। इससे बहुत सा साया, बहुत सी ठंडक और बहुत से फ़ायदे हैं दरख्त को ग्रो करने के। और हमारे यहाँ इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि लोग दरख्त लगाने की बजाय दरख्त काटने पर जोर दे रहे हैं। जी, मैंने एक बहुत अहम चीज़ का ज़िक्र किया जिसको कि नेगलेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के रेफरेंस से ज़्यादा बात करूँ। बाकी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे इस पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। और दूसरा जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स वगैरह ये शहरी इलाकों से बहुत दूर होने चाहिए, और उनके आसपास भी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब चंद एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि ख़ास अहमियत की हामिल हैं। मिसाल के तौर पर आई एम श्योर कि आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अगर आपने बहुत गौर से फ्रिज या एसी को देखा, फ्रिज जो हर घर में है मौजूद है, चेक कीजिएगा कि फ्रिज के पीछे एक मेटल की बनी हुई कुछ चीज़, उसको पाइप से होते हैं, और एक लंबी सी जाली टाइप को फ्रेम लगा होता है। उसको हाथ लगाएं जब फ्रिज चल रहा है तो वो खासा गर्म होता है। उसका बुनियादी मकसद उस हीट को खारिज करना है, चूँकि जो कंप्रेसर गैसेस को मूव कर रहा होता है,
और हीट को पंप कर रहा होता है बाहर की तरफ, वो जब वहाँ पहुँचती है तो उस जाली के ज़रिए बाहर की तरफ वो डिसिपेट हो जाती है। उसको अगर ओपन जगह मिलेगी, ओपन स्पेस मिलेगी, तो फिर वो प्रॉपर हीट को खारिज कर सकेगा और ज़्यादा कूलिंग कर सकेगा। ऐसे अगर आपने एसी के आउटडोर यूनिट को गौर से देखा, उसके अंदर पाइपों के साथ भी ऐसी जाली लगी होती है, जो हीट को खारिज कर रही होती है। इसी चीज़ को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे भी कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे हीट पैदा हो रही है, तो उसकी हीट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ज़ाया करने के लिए, वहाँ पे भी चंद ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जा सकते हैं या चंद ऐसे तरीके तय किए जा सकते हैं, जो हीट को आसानी से खारिज कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। और उसमें नंबर 1 पे कूलिंग टावर्स हैं, ऐसे कूलिंग पॉन्ड्स और आर्टिफिशियल लेक्स, ये 3 बेसिक तरीके हैं, जिसकी वजह से जो है कंटिन्यूअसली पैदा होने वाली हीट को डिसिपेट किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक फैक्ट्री में से गर्म पानी, फैक्ट्री से हीट निकल रही है गर्म पानी की शक्ल में, उसको आप एक मसनूई पॉन्ड बना लें, खुदाई करके उस पॉन्ड में पानी रख लें, खुला पानी होना चाहिए, वो पाइप उसके अंदर से गुजार लें। उन पाइप से हीट निकल के उस पॉन्ड में चली जाएगी और वो पानी दोबारा ठंडा होकर काफ़ी इस्तेमाल हो जाएगा और रीयूज़ हो जाएगा। इस तरह से पानी इस्तेमाल में बचत की जा सकती है और हीट आहिस्ता-आहिस्ता उससे खारिज होती रहेगी। यही चीज़ मैंने चूँकि पॉन्ड का भी इस्तेमाल किया है, आर्टिफिशियल लेक्स भी ऐसे ही होती हैं। ये समझिए कि वो आपने एक झील बनाई है और उसके ज़रिए भी आप इसी तरीके से पानी को ठंडा करके, और याद रखिए कि कुछ पानी उड़ जाता है, वो पानी आप उसमें वापस डाल, जब हीट हो जाएगा, पानी हीटेड होने के बाद उसमें से पानी को छोड़ेगा, उस पानी की कमी आपको उसमें पूरी करनी पड़ेगी और ये प्रोसेस मुसलसल हीट निकलने वाली को मुसलसल खारिज कर सकता है, करता रहता है। और जिस तरह से फ्रिज एसी के पीछे लगे हुए हैं, बिल्कुल कूलिंग टावर इसी सूरत पे काम कर रहे होते हैं और बड़े पानी पैदा हुई हीट को इस तरीके से खारिज करने में मदद दे सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा ये पॉइंट पीछे भी ज़िक्र हो चुका हुआ, बल्कि मैंने स्टार्ट ही पोल्यूशन से किया था बायोलॉजी को, और पहला टॉपिक मेरा रेडियो पोल्यूशन। रेडियो पोल्यूशन में चेरनोबिल एक्सीडेंट का ज़िक्र आया था, ये आपको याद होगा। और टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है जी। अब ये जो किसी वक्त भी ज़ोन बंद हो जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल में टॉपिक आगे नहीं चल सकते हैं, टॉपिक इज़ टू बी कंटिन्यूड। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चूँकि जस्ट आखिर में चल रहा है हमारा 9:15 बजे क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। आपकी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जी किसी को? इस वक्त 30 स्टूडेंट हैं जी अवेलेबल। इसका मतलब है आपकी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? सर 37 स्टूडेंट्स हैं। 7 बच्चे एब्सेंट हैं, ये कौन से हैं? जरा ये